नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज यह हिंदी साहित्य की पहली कक्षा है और जब भी हम किसी कार्य का श्री गणेश करते हैं तो नींव से शुरू करते हैं। आज हम नींव के बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात न करते हुए हम आज सिर्फ हिंदी, फिर साहित्य और फिर इतिहास, तीन अलग अलग शब्दों के बारे में बात करेंगे। हिंदी आई कहाँ से? जब भी ये प्रश्न मैं किसी कक्षा में जाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ तो मुझे उत्तर मिलता है कि हिंदी हमारी भाषा है। मैं पूछता हूँ ये कहाँ से आई, तब इसका उत्तर उनके पास शायद नहीं होता है। मैं वहीं से प्रारंभ होना चाहता हूँ कि हिंदी शब्द आया कहाँ से। हिंदी शब्द, हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमारा देश शुरू से ही सोने की चिड़िया रहा। लोग यहाँ पर कभी यात्रा के नाम पर आए, कभी व्यापार के नाम पर, और कभी यहाँ लुटेरे बनकर यहाँ की संपदा को लूटने के लिए और युद्ध करने के लिए आए। और कुछ लोग तो यहाँ आकर बस भी गए और जिन्होंने हमारे ऊपर आधिपत्य भी किया, हमारे ऊपर राज भी किया है। तो जब वो लोग सिंधु नदी को पार करके हमारे देश में आया करते थे तो उस सिंधु नदी को वो उच्चारण की भिन्नता के कारण हिंदू कहते थे, और यहाँ के लोगों को हिंदुस्तानी और इस देश को हिंदुस्तान कहते थे। यहाँ की जो भाषा है उसे ज़ुबाने हिंद के नाम से वे लोग बोलने लगे। ज़ुबाने हिंद धीरे धीरे कालांतर में हिंदी हो गई। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें 1424 में जफरनामा में मिलता है। हिंदी शब्द इक प्रत्यय से जुड़कर बना है, यानी कि जो हमारा हिंदी शब्द है वह हिंद शब्द में जब इक प्रत्यय लग जाता है तब हिंदी बन जाता है। यानी कि सबसे पहले सिंध था, फिर सिंध का हिंद हुआ और हिंद से फिर हिंदी हुआ है। हिंदी शब्द को हम भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा मानते हैं। अब आप कहेंगे कि भारोपीय भाषा परिवार क्या है? हिंदी में हमारे अलग से पूरे विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनका एक परिवार है। सब अलग अलग परिवारों की भाषा है। हमारे जो देश की भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। इसके बारे में हिंदी में एक अलग से पूरा अध्याय है, उसके बारे में हम आने वाले समय में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं सिर्फ हिंदी की कि हिंदी शब्द आया कहाँ से। जो भारोपीय भाषा परिवार है वो इंडो जर्मनिक, भारत हिती और आर्य भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार की शाखाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है शतम और दूसरा वर्ग है कैंटुम। हिंदी शतम वर्ग के भारत ईरानी वर्ग की भाषा है और इसके भी तीन उपवर्ग हैं। उनका उल्लेख ग्रियर्सन ने किया है: ईरानी, दरद और आर्य भाषाएं। अब आर्य भाषाओं में तीन चरण देखते हैं। सबसे पहला चरण आता है प्राचीन आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाएं क्या हैं? इसमें दो भाषाएं मुख्य रूप से आती हैं। एक वैदिक संस्कृत आती है, दूसरी आती है लौकिक संस्कृत। कौन कौन सी आती है मित्रों? पहली है वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत। ये जो प्राचीन आर्य भाषा परिवार है, प्राचीन आर्य भाषा परिवार का जो पूरा समय काल है वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। वैदिक संस्कृत, जिसमें वेदों की रचनाएं हुई, जिसमें साहित्य रचा जाता था, जिसमें जितना भी लेखन कार्य था वो होता था, इसका समय 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। लौकिक संस्कृत, जैसे ही उसके नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है, लोक में जो भाषा प्रचलित थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी, जो सामान्य वर्ग की बोलचाल की भाषा थी, वो लौकिक संस्कृत थी। इसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। उसके बाद आता है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाएं कौन सी हैं? इनका समय मूलतः 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। यह प्राकृत की तीन अवस्थाएं हैं। पहली पाली है, प्राकृत की दूसरी अवस्था का नाम प्राकृत है और प्राकृत की तीसरी अवस्था का नाम अपभ्रंश या अवहट्ट है। प्राकृत की जो प्रथम अवस्था है पाली, उसका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक है, यानी कि पहली ईस्वी तक पाली भाषा का प्रयोग हमारे देश में होता था। मूलतः इसमें बौद्ध साहित्य रचा गया है। प्राकृत की जो द्वितीय अवस्था है यानी कि दूसरी अवस्था है वो प्राकृत भाषा की है, जो पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रची गई है। उस समय पे जितनी भी बोलचाल की भाषाएं या लेखन की भाषाएं थी वो प्राकृत थी, यानी कि उस समय पर
जितना भी साहित्य रचा गया वो प्राकृत में रचा गया, और मूलतः जो जैन साहित्य है वो प्राकृत में रचा गया है। उसके प्राकृत के बाद प्राकृत की तीसरी अवस्था आती है, यानी कि तृतीय अवस्था, या उसे हम कहते हैं अपभ्रंश या अवहट्ट। जहाँ आदिकाल प्रारंभ होता है उसके पहले की जो भाषा है, आदिकाल के पूर्व की जो भाषा है, वो अपभ्रंश और अवहट्ट के नाम से जानी जाती है। इसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। उसके बाद आती है आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाओं में कौन आता है? आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी, बंगला, उड़िया, गुजराती, सिंधी आदि अनेक भाषाएं हैं, जिनका जो समय है वो 1000 ईस्वी से लेकर और फिर कालांतर में अब जो चल रहा है वहां तक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी आई कहाँ से, हिंदी की जो परंपरा है वो क्या रही है, कैसे हिंदी पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हमारे बीच आई। उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों साहित्य की। साहित्य होता क्या है? साहित्य मूल शब्द कहाँ से आया है, किन शब्दों से मिलकर साहित्य बना है, साहित्य का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। साहित्य मूलतः 3 शब्दों से मिलकर बना है। साहित्य यानी कि साहित्य शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एकत्रित होना। एक अन्य अर्थ सहित या साथ होने की अवस्था को भी हम साहित्य कहते हैं। किसको मित्रों? जो साथ होने की अवस्था है वो भी क्या है? साहित्य है। शब्द अर्थ की संहिता अथवा सार्थक शब्द ही क्या है? साहित्य है। सभी भाषाओं में गद्य एवं पद्य की वह समस्त पुस्तकें हैं जिनमें नैतिक ज्ञान, सत्य और मानव भाव, बुद्धिमत्ता तथा व्यापकता से प्रकट किए हुए हो, वो क्या है? सब साहित्य है। यह हम कह सकते हैं कि जिसमें सबका हित समाहित हो वही क्या है मित्रों? साहित्य है। आपको साहित्य समझ में आया होगा कि वाक्य में साहित्य क्या है, यानी कि जिसमें सबका हित हम करते हैं, जिसमें सबका हित समाहित हो जाता है, जिनमें हम कविता, कहानी, गद्य, पद्य जो कुछ रचते हैं वो सब कुछ क्या है मित्रों? साहित्य है। हम साहित्य के बाद बात करेंगे इतिहास की। इतिहास शब्द 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर? 3 शब्दों से। इति, ह और आह। इसका अर्थ होता है कि भूत में जो इस तरह था वो क्या है? इतिहास है। अर्थात इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का क्या है? विवरण है। क्या है मित्रों? अतीत में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनका विवरण क्या है? इतिहास है। अंग्रेजी में इसके लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है और ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से यह लिया गया है, जिसका वास्तविक अर्थ है जो घटित होने वाला तथ्य है वो क्या है? इतिहास है। सामान्यतः इतिहासकार द्वारा इतिहास की जो घटनाओं का गहन अध्ययन करके मानवीय मस्तिष्क को जो समझाता है वही क्या है? इतिहास है। अब इतिहास की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीको की परिभाषा की। वीको ने कहा कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से बल्कि वर्तमान से भी होता है। क्या कहा वीको ने? वीको ने कहा कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से नहीं है केवल, उसका संबंध वर्तमान से भी होता है। अब वर्तमान से कैसे होता है? जब हम कोई घटना घटती है तो कहते हैं कि उस समय भी ऐसा हुआ था, फला जमाने में भी ऐसा हुआ था, उस समय भी ऐसा हुआ था, यह घटना तब भी घटी थी। यानी कि वर्तमान का, इतिहास का संबंध वर्तमान से क्या होता है? वर्तमान से संबंध होता है। तो वीको ने कहा कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है, वर्तमान से भी होता है मित्रों। फिर आते हैं अगले विद्वान कांत। कांत कहते हैं कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। क्या कहा कांत ने? कि सृष्टि का जो बाह्य विकास है, जो सृष्टि का बाहरी विकास हो रहा है, उसके आंतरिक विकास की प्रक्रिया का क्या है? प्रतिबिंब मात्र है। उसके बाद हीगल आते हैं। हीगल ने कहा कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण मात्र नहीं है या संकलन मात्र नहीं है, बल्कि इसमें तो कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। क्या कहा? हीगल ने कहा कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण या संकलन मात्र नहीं है, बल्कि इसमें तो कार्य कारण श्रृंखला
विद्यमान है। तो सबसे पहले आई विको, इतिहास का संबंध न केवल अतीत से बल्कि वर्तमान से भी होता है। दूसरा आया कांत, कांत ने कहा कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति के आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। हीगल आए, हीगल ने कहा कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण या संकलन मात्र नहीं है, बल्कि इसमें तो कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। रेप्सन कहते हैं इतिहास घटनाओं के पाठ्यक्रम या विचारों की प्रगति से संबद्ध एक लेखा जोखा है। क्या है इतिहास? जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो पाठ्यक्रम है, उन विचारों की जो प्रगति हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन सब घटनाओं का हम रोज जो लिखते हैं, हम जो रोज खाता बही तैयार करते हैं, एक बनिए जो बनिया होता है वो क्या करता है, वो रोज का खाता बही रोज लिखता है। जो भी उसने माल बेचा है उसका माल लिख लेगा कि मैंने ये तो बेच दिया है, अब ये मेरे पास इतना बचा है, इतना कम रहा है। आप मॉल में जाते हो तो मॉल में जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करते हो। ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो एक बिल सामने आता है, तो उसमें से जो भी चीज़ें आप लेते हो वो सब उसमें विवरण चला जाता है। तो उसमें जो उनका स्टॉक होता है, स्टॉक में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें चली गई हैं, उनका सबका विवरण रोज के रोज हो जाता है। यह भी इतिहास लेखन ही है। तो इसी प्रकार रेप्सन ने कहा कि इतिहास घटनाओं के पाठ्यक्रम या विचारों की प्रगति से संबद्ध एक लेखा जोखा है। एनसीईआरटी ने भी एक परिभाषा दी। एनसीईआरटी ने क्या कहा? इतिहास अतीत की घटनाओं का उनके सभी पहलुओं, एक सामाजिक समूह के जीवन में वर्तमान घटनाओं के आलोक में वैज्ञानिक अध्ययन है। हेनरी जॉनसन ने कहा इतिहास अपने व्यापक अर्थ में वह सब कुछ है जो कभी घटित हुआ है। यानी कि अब तक जो कुछ भी घटित हुआ है वो सब इतिहास है। ये किसने कह दिया? हेनरी जॉनसन ने कह दिया। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की, यानी कि साहित्य इतिहास क्या होता है। दोस्तों, हमने सबसे पहले जाना हिंदी क्या होती है, फिर हमने जाना कि साहित्य क्या होता है, फिर हमने जाना कि इतिहास क्या होता है, फिर हमने इतिहास की परिभाषाओं के बारे में बातचीत की। अब हम बात कर रहे हैं साहित्य इतिहास की। साहित्य इतिहास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या कहा? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जो संचित प्रतिबिंब होता है वही साहित्य है। यानी कि जो कुछ भी इकट्ठा किया गया है, जो भी उनकी जनता की चित्तवृत्तियों में चल रहा है, जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ पढ़ा गया है, जो लोक में विद्यमान है, वो संपूर्ण चीजें क्या है? वो साहित्य है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जब जब भी हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी चित्तवृत्तियां बदलेगी। जब हमारी चित्तवृत्तियां बदलेगी तो हमारा साहित्य बदलेगा। हम इसका उदाहरण देख सकते हैं कि पहले बौद्ध पाली भाषा में लिखा जा रहा था, वहाँ से हम प्राकृत में आए तो जैन साहित्य रचा जाने लगा और वहाँ जनता की चित्तवृत्तियां भी बदली, भाषा भी बदली और कहने का तरीका भी बदला। फिर हम अपभ्रंश में आए, अपभ्रंश में डिंगल पिंगल सब आया और भाषाएं फिर बदल गई। और फिर हम आते हैं आधुनिक भाषाओं में, फिर ब्रज, अवधी, बांग्ला, कन्नड़, तमिल सभी में इतिहास लिखा जाने लगा। तो सभी में साहित्य रचा जाने लगा, सभी की भाषाओं में और चित्तवृत्तियों में बदलाव आने लगा। और उन चित्तवृत्तियों में बदलाव के कारण हम उस इतिहास में, उस साहित्य में भी बदलाव आने लगा। आज का साहित्य और आज से 50 साल पहले के साहित्य में बहुत अंतर है। आप और हम आज इस साहित्य से ही एक दूसरे का तुलनात्मक अध्ययन कर कर देख सकते हैं। मित्रों, डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। लगभग जो बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही उसे ही अपने तरीके से डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है। उन्होंने इस तरीके से कहा कि उसमें उन्होंने आर्थिक और विकासात्मक शब्द जोड़ दिया है कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों, उन्होंने चित्तवृत्तियों को कहा, इन्होंने अभिरुचियों को कहा। तो इतिहास
बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का, यानी कि हमारी संवेदनाएं बदलेंगी तो हमारा साहित्य भी बदलेगा। निश्चित तौर पर जब भी हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हमारे लिखने का तरीका बदल जाता है और हमारे साहित्य का इतिहास भी बदल जाता है। तो नगेंद्र ने अपनी परिभाषा को इसी प्रकार कहा है कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने उन्होंने कहा कि कवि के कार्यों का विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। साहित्य इतिहास का अर्थ अतीत की व्याख्या करना है। जितना भी साहित्य इतिहास की परिभाषा हमने पढ़ी, 3-4 परिभाषाएं, उनमें यही है कि वो अतीत के बारे में बता रहे हैं। हमने इतिहास की परिभाषाएं भी पढ़ी, यानी कि जितनी भी साहित्य इतिहास की बात हम करते हैं उनकी अतीत की व्याख्या करना ही केवल उनका काम है। लेकिन जब बात आती है हिंदी में आलोचना की, तो साहित्य आलोचना की जब हम बात करते हैं तो किसी वस्तु या विषय की उसकी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों का और उसकी उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। कौन? आलोचना। हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम किसी विषय वस्तु के बारे में उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं कि ये किस लिए कहा गया है, ये किस लिए लिखा गया है, उसके गुण दोषों को और उसकी उपयुक्तता को हम क्या करते हैं, ध्यान में रखकर उसका विवेचन करते हैं और उस विवेचन को एक साहित्यिक विधा से करते हैं, उसे ही हम आलोचना कहते हैं। इसमें पाठ का अध्ययन आता है, विश्लेषण होता है, मूल्यांकन होता है, अर्थ निगमन की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। हिंदी आलोचना और हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की प्रक्रिया का जो विधिवत आरंभ है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से माना जाता है दोस्तों। तो आज हमने जो बात करी वो सबसे पहले हमने बात करी कि हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी क्या है, हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी कहाँ से हमारे बीच आई है। फिर साहित्य के बारे में बात की, साहित्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, साहित्य किन शब्दों से मिलकर बना है। फिर हमने इतिहास के बारे में बात की, इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है और इतिहास होता क्या है। फिर हमने इतिहास की परिभाषाओं के बारे में बात की, उसके बाद हमने साहित्य की परिभाषाओं के बारे में बात की और इस प्रकार हमने हिंदी साहित्य की जो भूमिका है उसके बारे में बात की। अब हम जब भी अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के बारे में बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है और कैसे हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा जब हम पूरी कर लेंगे तो हम नेट, JRF, MA या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, TGT, PGT, जितनी भी कक्षाओं में हिंदी साहित्य के जितने भी अध्याय हैं या जितने भी इतिहास के बारे में बात करते हैं, जितना भी पाठ्यक्रम होता है उन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम 11th-12th की जो NCERT की किताबें हैं उनके बारे में भी निरंतर रूप से बात करेंगे और उनका भी हम सॉल्यूशन इस वीडियो, इस पटल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपके बीच लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हिंदी साहित्य के बारे में नई नई जानकारियां मिलती रहें और आपका जो अध्ययन है वो निरंतर जारी रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।